फर्स्ट 2 यूनिट्स हमने पढ़ लिए, जिसमें सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमने डिस्कस किया था। उसके बाद काइनेमेटिक्स में हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए, जिसमें हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ये यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 के बीच में जो चैप्टर 4 है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में क्या था, सेकंड चैप्टर जो सेकंड यूनिट था हमारा, उसमें चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड दोनों आए थे। यहां पे ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें मैंने आपको कल बताई थी, आज मैं लॉज ऑफ मोशन बताता हूं आपको कि क्या है। ठीक है, एक्चुअल में मोशन के रिलेटेड जो लॉज दिए हैं, जो रूल्स दिए हैं कि जो मोशन में बॉडी होती है ना, जो बॉडी मोशन में होती है, वैसे तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो मोशन में होती है उसकी स्टडी करने को हम डायनामिक्स कहते हैं। और डायनामिक्स तभी कि जब हमें उस फोर्स, जिस फोर्स की वजह से वो मोशन में आई ना, उसके बारे में भी हमें पढ़ना हो। तो अगर हमें उस फोर्स जिसकी वजह से ये मोशन में आई है उसके बारे में ना पढ़ना हो तो वो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे क्योंकि डायनामिक्स मोशन जो है, मोशन के साथ फोर्स का लिंक है या नहीं है, वो हमने काइनेमेटिक्स में देखा। तो यहां पे जो मोशन है, वो मोशन के दौरान क्या क्या लॉज, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, वो बताए थे किसने, न्यूटन ने अपने लॉज में। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉज उसने दिए, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों लॉज में बताया गया कि किस तरह से मोशन जो है ना, मोशन के रिलेटेड क्या क्या रूल्स होने चाहिए। उन रूल्स को लॉज बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स को लॉज बोलते हैं। तो वही लॉज दिए न्यूटन ने, तो न्यूटन, उसको कहा गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो बिल्कुल सिमिलर है लॉ ऑफ इनर्शिया के। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैं सिमिलर नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा ये है ही लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ किसके बारे में है, ये है इनर्शिया के बारे में। एक्चुअल में इनर्शिया अगर देखा जाए तो इनर्शिया बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, मैंने कल डिस्कस किया था आपके साथ। तो इनर्शिया बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपनी ही स्टेट में रहना चाहे। अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तो वो रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहे, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। बॉडी की उसी खासियत को हम क्या बोलते हैं, उसी खूबी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया 3 किस्म का हमने पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब इसी इनर्शिया के कंसेप्ट से ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, इट स्टेट्स दैट एनी बॉडी, कोई भी बॉडी जो है ना, वो अपनी ही स्टेट में रहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, मतलब अपनी स्टेट जो है, स्टेट होती है जिस स्टेट में है, वो रेस्ट में है, ठीक है, और मोशन में है। वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वो अपनी हालत को बदलेगी नहीं, अपनी स्टेट को नहीं बदलेगी, वैसी ही रहेगी। कब तक, जब तक फोर्स ना लगे। जैसे ही बाहर से फोर्स लगी तो उसने अपनी स्टेट को चेंज कर देना है। रेस्ट में है तो मोशन में आ जाना है, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाना है। तो ये होती है न्यूटन का फर्स्ट लॉ में, न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट। न्यूटन फर्स्ट लॉ सिंपल सा, कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट में तब तक रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अपनी स्टेट का मतलब होता है रेस्ट में या मोशन में। कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। अगर रेस्ट में नहीं है तो मोशन में है, ठीक है, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। यानी इनर्शिया की कुल मिला के बात कर रहा हूं। इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये चीजें मैं आपको दिखवाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए समझ लो, ठीक है। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको फर्स्ट लॉ को, विच लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि इट इज ऑल रिलेटेड टू द इनर्शिया। What we have studied about the inertia? Inertia is the property of body by which it tries to remain in its own state. That means if it is rest, then definitely it will remain in rest. And if it is motion, then of course it will be remaining in motion until or unless an external force is applied on that body. Okay? तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ में आपने ये सीख लिया, कोई भी अगर जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे बॉडी अपनी स्टेट में रहेगी। सिंपल सी बात। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चीज देखो, एक्सेलरेशन के बारे में यू नाउ वेरी बेटर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी की चेंज होने को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब जब भी एक्सेलरेटर को आप प्रेस करते हो, दबाते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वेलोसिटी बदलती है ना, स्पीड चेंज होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के साथ लिंक करवाऊंगा मैं इस सेकंड लॉ को, ठीक है। सेकंड लॉ किस तरह से रिलेटेड है मोमेंटम के साथ, किस तरह से रिलेटेड है ये एक्सेलरेशन के साथ, और मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं ये कहूंगा कि एक्सेलरेशन जो होती है वो ज्यादा होगी अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो, ठीक है, फोर्स ज्यादा। वही एक्सेलरेशन कम होगी अगर वजन ज्यादा होगा तो। और दोनों चीजों को मैं कंबाइन करके आपको बताता हूं कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है।
एक्सेलरेशन एफ के फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितनी ताकत लगाओगे, जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे, उतनी बॉडी दूर जाएगी। एक बॉडी को ऐसे फेंका, एक बॉडी को ऐसे फेंका, जिसमें ज्यादा फोर्स लगाओगे वो ज्यादा एक्सेलरेट कर पाएगी, ज्यादा दूर तक जाएगी। यही बात है। इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब एक के बढ़ने से दूसरी ऑटोमेटिक बढ़े, एक के कम होने से दूसरी ऑटोमेटिक कम हो, तो उसको हम डायरेक्टली कहते हैं। इनवर्सली का मतलब सिंपल है कि एक के कम होने से दूसरी बढ़े। जिसका मास ज्यादा है, जिसका वजन ज्यादा है, तो वो एक्सेलरेट कम ही कर पाएगी ना, क्योंकि वो भारी है। उसको फेंकोगे, एक हल्की बॉडी को फेंकोगे तो क्या होगा, है ना, भारी को, क्योंकि उसका ज्यादा मास है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो हम यही कहते हैं कि मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम हो पाएगी, मास कम और एक्सेलरेशन ज्यादा हो पाएगी, लेकिन फोर्स ज्यादा लगाओगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, फोर्स कम लगाओगे तो एक्सेलरेशन। तो इसी के लिए तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है। इनवर्सली का मतलब एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए, एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये समझ में आ गया। अब इन्हीं दोनों को कंबाइन करते चलो तो ये बन जाएगा विच इंप्लाइज ए इज प्रोपोर्शनल टू, एफ ऊपर था, एम नीचे था। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। एफ वन सा एफ हो गया, विच इज इक्वल टू नहीं लगेगा, अभी प्रोपोर्शनल है। एम को ए से करोगे तो एम ए। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल टू लगाने के साथ साथ एक कांस्टेंट लगाया जाता है, जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, वो के है। तो अगर मैं के की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो आपके सामने आ जाएगा ये एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यही रिलेशन है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ का। ठीक है, लास्ट लॉ रहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। बड़ा सिंपल है, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। ये सेकंड लॉ, ठीक है, सुनो। जब भी हम किसी बॉल को नीचे फेंकते हैं वो वापस आ जाती है, और जितनी फोर्स से फेंकेंगे उतनी फोर्स से ज्यादा ऊपर आएगी। अगर धीरे से फेंकेंगे तो कम ऊपर आएगी। मतलब समझते हो इस चीज का कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल होगा लेकिन अपोजिट में होगा। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट ना। अब देखो, मैंने इस तरह से फेंका, वो ऊपर आई, मतलब मैंने एक्शन ऐसे किया, उसने ऊपर उल्टा रिएक्शन किया। बट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, तो हुआ ना। यही तो वो बात है कि न्यूटन का थर्ड लॉ, कि टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए एक इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन होता है। यह है न्यूटन का सेकंड लॉ। उसके लिए अगर फोर्स मैंने F12 एक बॉडी ने दूसरी पे लगाई, तब वो बराबर होगी F21 के, दूसरी भी उस पे लगाएगी। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं आप पे फोर्स लगा रहा हूं, आप मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मेरी फोर्स उस डायरेक्शन में, तो आपकी मेरी तरफ होगी ना, मतलब सेम डायरेक्शन होगी या अपोजिट? ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैं माइनस लगा दूंगा। बस ये है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, आज ये डिस्कस किया हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। कल हम इसको लिखवा भी दूंगा मैं सर आपको, वो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आज ये समझ लिया, कल फिर से इसको समझाएंगे हम, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं।